हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन और देखिए सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे अभी नए होंगे, नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए एसएसटी पेपर 2 में पूछा जाता है 60 नंबर का, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से। तो सभी एमसीक्यू कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे BR अम्बेडकर थे। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो BR अम्बेडकर थे, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था और डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और देखिए उन्हें अक्सर भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने की मुख्य भूमिका निभाई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 1927 में आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था तो 1927 को आया था, तो याद रखिएगा। देखिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था तो 1927 को किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 को किया गया था। और देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था। और देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देखिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दंडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी। और देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, तो याद रखिएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी 1913 की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी 1913 की स्थापना कब हुई थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। तो गदर पार्टी 1913 की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी, तो याद रखिएगा। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में हैं लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना और तारकनाथ दास शामिल थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक होना था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य परिणाम था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक होना था। और देखिए यह ऐतिहासिक समझौता था जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता था। तो यह एक ऐतिहासिक समझौता था जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। और देखिए कांग्रेस के नरमपंथियों और गर्मपंथियों के पुनर्मिलन के साथ साथ कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर दोनों दलों को एक साझा मंच पे ले आना था। और देखिए इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त रूप से मिलकर काम करना था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के विरोध में
किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। और देखिए इसके विरोध में किसने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो वह हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दी थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूरता से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1919 में हुआ था और 13 अप्रैल को हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया था और प्रसिद्ध बनाया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने बुलंद किया और प्रसिद्ध किया था उसे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भगत सिंह ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से 1921 में मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से 1921 में मौलाना हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। और देखिए लेकिन इसे भगत सिंह और उनके साथियों ने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद बुलंद किया और जिससे यह पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी ने दिया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और देखिए गांधी जी ने की थी और करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। इसका अर्थ था कि या तो हम भारत को आज़ाद करवाएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एसएसटी के साथ साथ आपको हिंदी की भी कोशिश यही रहेगी डेली क्लासेस मिले, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपका सभी सब्जेक्ट का। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। देखिए एसएसटी जो 60 नंबर का पूछा जाता है और देखिए हिंदी 30 नंबर की पूछी जाती है और देखिए सीडीपी भी 30 नंबर की पूछी जाती है और देखिए संस्कृत भी 30 नंबर की पूछी जाती है। तो संस्कृत की नहीं करवा पाएंगे, एसएसटी, हिंदी और सीडीपी तीनों की प्रैक्टिस सेट चलने वाली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगापुर से दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था तो सिंगापुर से दिया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सेवा ICS में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय ने की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने की थी। तो भारतीय नागरिक सेवा ICS में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय ने की थी? तो लॉर्ड लिटन ने की थी। तो याद रखिएगा। देखिए लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय नागरिक सेवा ICS परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु कर दी थी, तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। और देखिए इस कदम का उद्देश्य था भारतीयों के लिए एक प्रतिष्ठित सेवा में प्रवेश करना और भी कठिन बनाना था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, लॉर्ड रिपन का था। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा।
देखिए समझते हैं। देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक वायसराय लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और देखिए लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रसिद्ध प्रस्ताव पेश किया था। और देखिए उनके इन सुधारों ने नगर पालिकाओं और जिला परिषदों जैसे स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया था। और देखिए भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और देखिए अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग। और देखिए डेली क्लासेस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। और जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट में है एसएसटी की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है प्लेलिस्ट में, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए 1945 में आज़ाद हिंद फौज INA के सैनिकों और अधिकारियों पर प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था, तो दिल्ली के लाल किले में चलाया गया था। और देखिए इसे लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए सबसे मुख्य मुकदमा चलाया गया था तो 3 अधिकारियों पर चलाया गया था। देखिए पहला है कर्नल प्रेम सहगल, और दूसरे हैं कर्नल गुरुबख्श सिंह, और तीसरे हैं मेजर जनरल शाहनवाज खान। और देखिए पर संयुक्त रूप से चलाया गया था इन तीनों पर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था तो नरम दल और गरम दल के बीच में हुआ था, और 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। और देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित था, एक नरम दल और एक गरम दल। और देखिए इस ऐतिहासिक घटना को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किन नेताओं ने की थी? तो स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किन नेताओं ने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो याद रखिएगा। देखिए स्वराज पार्टी जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है, तो स्वराज पार्टी को जिसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 में हुआ था। और देखिए इसके मुख्य संस्थापक थे तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास थे। और देखिए चित्तरंजन दास इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। तो चित्तरंजन दास इस पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। और देखिए मोतीलाल नेहरू ने इसके सचिव के रूप में कार्य किया था। और देखिए इस पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद की गई थी। तो इस पार्टी की स्थापना की गई थी तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 के किस वायसराय के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 को किस वायसराय के समय हुआ था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के वायसराय के समय हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, समय हुआ था। और देखिए बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 के विभाजन की घोषणा तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। देखिए गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। और देखिए गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था।
और देखिए किसके बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पत्रिका यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो प्रसिद्ध पत्रिका यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो वह हो जाएगा महात्मा गांधी थे। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रसिद्ध पत्रिका यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी थे। देखिए गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका का उपयोग अपने अहिंसा के विचारों को प्रसारित करने और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारतीयों को संगठित करने के लिए किया था, तो याद रखिएगा। देखिए मेरी डेली की क्लासेस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए कैसी लगी क्लास एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताया करिए, ताकि आपको डेली ये ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करवा सकें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं देखिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी और पेडागोजी के सभी MCQ आपको करवाएंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। ये मत सोचिए आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, देखिए ऐसा आपका कब टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, समझ कर पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने की थी। तो मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत की थी तो BR अम्बेडकर ने की थी। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मूक नायक, जिसका अर्थ है गूंगों का नेता, नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की थी। और देखिए इस समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य था दलितों और शोषित वर्गों की समस्याओं को आवाज़ देना था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और देखिए नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वह हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। देखिए समझते हैं। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और देखिए उन्हें सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण इस पद के लिए चुना गया था। और देखिए उन्हें फ्रांसीसी प्रथा का अनुसरण करते हुए सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण इस पद के लिए चुना गया था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंध हो जाएगा, टॉरिड जोन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री के साथ साथ जियोग्राफी और पॉलिटी के और पेडागोजी के भी क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं तो देखिए एक करवाएंगे एक छूट जाएगा, इसलिए सभी को साथ में लेकर चलते हैं। देखिए समझते हैं। देखिए कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और देखिए कर्क रेखा होती है तो 23.5 डिग्री उत्तर में होती है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है। और देखिए इसके बीच का क्षेत्र पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधे सिर के ऊपर पड़ती हैं, तो बीचों बीच पड़ती हैं, इसलिए देखिए उष्णकटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा इनमें में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा इनमें में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो वह हो जाएगा यूरोप से नहीं होकर गुजरती है। और देखिए मकर रेखा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका से सभी से होकर गुजरती है, लेकिन देखिए यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। देखिए मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है, लेकिन यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा। देखिए यह तीनों क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हैं, तो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री, देखिए सभी के क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 180 देशांतर को माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है, और देखिए इस रेखा को पार करते ही तारीख बदल जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है, भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। देखिए समझते हैं। देखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मुख्य वास्तुकार माना जाता है। और देखिए वे संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने भारत के नागरिकों के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अडॉप्टेड किया गया था, जबकि इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। देखिए अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और देखिए इसे पूरे देश में लागू हुआ था, पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपकी डेली क्लासेस ऐसे ही आपको प्रोवाइड करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग पार्ट में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है? तो वह हो जाएगा भाग 3 में। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वह हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक का है। इसमें देखिए कानून के सामने सभी बराबर हैं। देखिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक का है, इसमें सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 से 22 तक का दिया गया है। इसमें बोलने, घूमने और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। इसमें देखिए कहीं भी आप घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और देखिए अपनी बातों को रख सकते हैं।
और देखिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक का है। इसमें देखिए मानव तरक्की और बाल श्रम पर रोक लगाता है। और देखिए चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक का है। इसमें देखिए धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी है, तो देखिए इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो 25 से 28 तक का है। इसमें कोई भी धर्म अपना सकता है और इसमें देखिए प्रचार करने की आज़ादी है। और देखिए पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29 से 30 तक का है। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार है। और देखिए छठवां है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह अनुच्छेद 32 का है। इसमें अधिकारों का ये सभी अधिकार जो दिए गए हैं, तो देखिए उसमें हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 मिनट लगता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में समय लगता है, तो वह 4 मिनट लगता है। देखिए समझते हैं। देखिए पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ है कि वह 1 घंटे में 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट समय लगता है, तो याद रखिएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्राचीन काल में लोग भुर्ज पेड़ की छाल कहाँ से प्राप्त करते थे, तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुके हैं, तो जो लोग मेरी क्लास देखे होंगे तो वह लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए जितने भी लोग हैं जिसको आता होगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, चाहे SST हो और चाहे देखिए हिंदी हो, तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्लास मिस ना हो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।